इंडिया के हिस्ट्री में ऐसे बहुत ही कम लोग हुए जिन्होंने पूरे बैंकिंग सिस्टम को घुटनों पर ला दिया हो। और उन्हीं लिस्ट में जिसका नाम सबसे पहले आता है वो है नीरव मोदी। यह वही आदमी है जिसने 11,000 करोड़ का पैसा हवा में उड़ा दिया, बैंकों की फेक गारंटीज बनाई, बिना कोलेट्रल करोड़ों के लोन पास करवाए और सालों तक सिस्टम को ऐसे इस्तेमाल किया जैसे मानो बैंक उसके लिए प्राइवेट कैश मशीन हो। उसने बैंक एम्प्लॉयज को अपने इशारों पर घुमाया, फर्जी कंपनियां बनाई, डायमंड के शिपमेंट के नाम पर पैसे बाहर भेजे और हर बार इतना साफ सुथरा खेल कि सिस्टम को पता भी नहीं चला कि उनका एक सिग्नेचर लाइन देश को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा रही है। उसके स्कैम की इंटेंसिटी इतनी बड़ी थी कि जब पीएनबी गिरी तो सवाल उठे कि गलती बैंक की थी या नीरव मोदी वाकई में सिस्टम से बड़ा हो चुका था। आज हम उस आदमी की कहानी नहीं, या यूं कहें कि हम उसके कारनामों की पूरी लिस्ट खोलने वाले हैं कि कैसे उसने ट्रस्ट को बेचा, कैसे उसने सिस्टम के लूप होल को अपना हथियार बनाया और कैसे उसका नाम सिर्फ नीरव मोदी नहीं बल्कि इंडियाज बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम बन गया। वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ अनकवरिंग द हिडन ट्रूथ बिहाइंड इंडियन पॉलिटिक्स। कहते हैं कि जब कोई इंसान बहुत ही तेजी से ऊपर उठता है या तो वो कमाल कर रहा होता है या फिर कोई बहुत बड़ा खेल कर रहा होता है। नीरव मोदी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ज्वेलरी डिजाइनर जिसने दुनिया भर में ब्रांड इंडिया का नाम चमकाया, लेकिन उन्हीं चमकते हीरो के पीछे छुपा था एक ऐसा धोखा जिसने पूरे बैंकिंग सिस्टम की ट्रस्टवर्थीनेस को हिला कर रख दिया। लेकिन कैसे, वो मैं आप सबको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। नीरव मोदी की कहानी हमेशा लोगों को ग्लैमरस दिखती थी, लेकिन उसकी शुरुआत बेहद अलग थी। यानी कि उसने बचपन से ही एक ऐसी दुनिया देखी थी जहां हर चमकते पत्थर के पीछे करोड़ों का खेल छुपा होता है। और 1999 में उसने अपनी पहली बड़ी कंपनी बनाई, फायर स्टार डायमंड। शुरुआत में फायर स्टार सिर्फ एक स्मॉल लेवल डायमंड सोर्सिंग और कटिंग बिजनेस था, लेकिन नीरव का इरादा शुरू से ही बिग लीग खेलने का था। उसने फायर स्टार को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि ग्लोबल डायमंड नेटवर्क बनाने की स्ट्रेटेजी से शुरू की। धीरे धीरे उसने इंटरनेशनल मार्केट में कदम बढ़ाया और कुछ ही सालों में फायर स्टार की ब्रांचेस अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, हांगकांग, यूएई, जापान और सिंगापुर तक फैल गई। नीरव ने उन सभी जगहों को चुना जहां दुनिया भर के रिचेस्ट बायर मौजूद रहते हैं। उसके बाद उसने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, लग्जरी ज्वेलरी शोरूम्स का, और लोकेशन ऐसी चुनी जिन पर सिर्फ वर्ल्ड की रिचेस्ट लोगों की ही नजर जाती है, जैसे न्यूयॉर्क, 5th एवेन्यू, लंदन, बॉन्ड स्ट्रीट, हांगकांग, प्रिंस बिल्डिंग्स। ये वो जगह हैं जहां कोई भी ब्रांड अगर अपनी दुकानें खोल लें तो वो अपने आप ही लग्जरी कैटेगरी में गिना जाने लगता है। नीरव ने इन्हें सिर्फ दुकान की तरह नहीं बल्कि हाई एंड गैलरीज की तरह डिजाइन करवाया। स्पॉटलाइट्स, क्यूरेटेड डायमंड्स, प्रीमियम इंटीरियर्स, सब कुछ ऐसा कि कस्टमर को लगे कि वो सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल खरीद रहे हैं। धीरे धीरे उसकी ज्वेलरी इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज की पसंद बनने लगी। कैट विंसलेट, रोजारियो डॉसन, लीजा हैडॉन, ऐसे बड़े नाम नीरव की ज्वेलरी पहनकर रेड कारपेट और फोटो शूट में नजर आने लगे। इससे उसकी ब्रांड की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी मिल गई और इंटरनेशनल मैगजीन जैसे वॉग, हार्पर्स बाजार, फोर्ब्स नीरव मोदी को ग्लोबली लग्जरी ब्रांड फ्रॉम इंडिया के रूप में दिखाने लगे। ये ब्रांडिंग इतनी तेजी से बढ़ी कि नीरव मोदी को मीडिया ने इंडियाज डायमंड किंग कहना शुरू कर दिया। लेकिन उसी वक्त जब दुनिया उसके ब्रांड को सफलता का मिसाल मान रही थी, नीरव मोदी धीरे धीरे भारत के इतिहास के सबसे बड़े बैंक घोटाले का नींव रख रहा था। साल 2011 नीरव मोदी की कहानी का वो मोड़ था जहां उसके चमकते एम्पायर के पीछे छुपा असली खेल शुरू हुआ। यही वो साल था जब नीरव मोदी ने पहली बार पंजाब नेशनल बैंक से ऑफिशियल तौर पे कांटेक्ट किया। ऊपर से सब कुछ बहुत ही नॉर्मल दिखता था, एक सक्सेसफुल ज्वेलर, ग्लोबल ब्रांड वाला आदमी जो अपने इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ाने के लिए थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मांग रहा था। ये बात किसी भी बैंक को लॉजिकल लगती और लगी भी। नीरव ने पीएनबी को बताया कि उसे कच्चे हीरे विदेशों से खरीदने हैं, फिर उन्हें इंडिया में प्रोसेस करके वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करना है। इस पूरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट साइकिल को स्मूथली चलाने के लिए उसे एक काइंड ऑफ क्रेडिट लाइन चाहिए, मतलब ऐसा पैसा जिसका इस्तेमाल करके वो माल खरीद सके और बाद में वापस चुका दे। उसका सारा इंट्रैक्शन पीएनबी की मुंबई ब्रेडी हाउस ब्रांच से शुरू हुआ और यहीं से असली खेल भी शुरू हुआ, क्योंकि ब्रांच के कुछ अंदरूनी अधिकारी नीरव से काफी कंफर्टेबल थे। नीरव ने शुरुआत में छोटे छोटे ट्रांजैक्शन कराए ताकि बैंक को लगे कि सब कुछ रूटीन है। उसने डॉक्यूमेंट भी पूरी तरह से लेजिट लगने वाले दिए ताकि किसी को भी शक न हो कि आगे चलकर यही भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड बनने वाली है। अब बैंक की नजर में वो एक हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल बिजनेसमैन था, ऐसा क्लाइंट जिसकी मदद करना बैंक की ब्रांडिंग के लिए भी फायदेमंद लगता था। और इसी भरोसे का फायदा उठाकर
नीरव ने पीएनबी से एक ऐसी सुविधा मांगी जिसने आने वाले सालों में सारा सिस्टम तोड़ कर रख दिया। LOU यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU होता क्या है वो पहले समझो। असल में ये एक तरह की बैंक की गारंटी होती है। जब कोई इंडियन कंपनी फॉरेन से कच्चा माल या सामान खरीदती है तो उसे अक्सर फॉरेन के बैंकों से शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ता है। इस सिचुएशन में इंडियन बैंक एक LOU जारी करता है, यानी यह रिटन प्रॉमिस कि अगर ग्राहक लोन नहीं चुकाता है तो उसका भुगतान भारतीय बैंक करेगी। यही बैंकिंग सिस्टम में ट्रस्ट डॉक्यूमेंट कहलाता है। सिर्फ ट्रस्टेबल कस्टमर को ही दिया जाता है। नीरव मोदी ने अपनी पहली चाल बहुत ही सादे तरीके से चली। पहले उसने बैंक से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LOU जारी करने की प्रोसेस को समझा और वहीं से उसने सिस्टम के लूप होल का फायदा उठाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये बिजनेस ट्रांजेक्शन एक सिस्टमेटिक फ्रॉड में बदल गया, जहाँ हर डॉक्यूमेंट असली दिखता था लेकिन पूरा खेल अंदर से फर्जी था। अब नीरव मोदी ने पीएनबी से जो LOU जारी करवाया वो पूरी तरह से सिस्टम की आंखों में धूल झोंकने वाला खेल था। दरअसल LOU लेने के लिए नॉर्मली किसी भी कंपनी को बैंक में सिक्योरिटी, गारंटी या मार्जिन मनी जमा करना होता है। ये बैंक का एक सेफ्टी मैकेनिज्म होता है ताकि अगर कंपनी पैसा वापस न करे तो बैंक उस सिक्योरिटी को बेचकर अपना पैसा बचा ले। लेकिन नीरव मोदी इस रूल को फॉलो करने नहीं आया था। उसने सीधे पीएनबी की ब्रेडी हाउस ब्रांच के उन लोगों तक हाथ पहुंचाया जिन्हें सिस्टम के सबसे क्रूशियल हिस्सों तक एक्सेस था। इनमें से सबसे बड़ा नाम था गोकुलनाथ सेठी, जो स्विफ्ट सिस्टम ऑपरेट करता था। स्विफ्ट वो चैनल है जहां से बैंक दुनिया के किसी भी कोने में फाइनेंशियल गारंटीज और मैसेज भेजते हैं। मतलब अगर स्विफ्ट में कुछ अप्रूव हो गया तो बाहर की दुनिया मान लेती है कि ये बैंक की रियल मंजूरी है। नीरव ने सेठी और 2-3 और कर्मचारियों को धीरे धीरे अपने साइड कर लिया। अब होना ये चाहिए था कि नीरव की कंपनी बैंक में सिक्योरिटी जमा करती, फिर बैंक उसे LOU जारी करता। लेकिन हुआ इसका उल्टा, ना सिक्योरिटी जमा हुई, ना मार्जिन रखा गया, ना कोई कोलेटरल। फिर भी बैंक के अंदर ऐसा दिखाया गया कि नीरव की कंपनी ने पूरी गारंटी जमा कर दी है, क्योंकि इन कर्मचारियों ने सारी प्रोसेस कोर बैंकिंग सिस्टम में डालने की बजाय सीधे स्विफ्ट पर अप्रूवल भेज दिया। CBS कोर बैंकिंग सिस्टम वो सिस्टम है जिसे बैंक का हर इंटरनल ऑफिसर देखता है। अगर CBS में कुछ भी इंटर नहीं हुआ तो ऑफिशियली बैंक की किताबों में कोई भी ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन स्विफ्ट मैसेज बाहर चला गया। उसमें लिखा था कि पीएनबी नीरव मोदी की कंपनी को पूरा फाइनेंशियल गारंटी दे रहा है। यानी असल में बैंक को कुछ मिला नहीं, लेकिन पेपर में सब परफेक्ट दिखाया गया। इन फेक LOUs को लेकर नीरव मोदी ने विदेश के ब्रांचेस इलाहाबाद बैंक, हांगकांग, एक्सिस बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दुबई से हजारों करोड़ों का शॉर्ट टर्म क्रेडिट ले लिया। लेकिन यह पैसा सीधे उसकी असली कंपनियों में नहीं गया, बल्कि उसकी सेल कंपनीज में घुमाया गया ताकि लगे कि ये सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पेमेंट है। असल में ये पूरा चेन पैसा बाहर निकालने का तरीका था। ना डायमंड थे, ना असली बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये सब इतना स्मूथ चल रहा था कि सालों तक किसी को पता तक नहीं चला कि हर LOU के साथ स्कैम का आकार कई करोड़ बढ़ता जा रहा है। और यह प्रोसेस सालों तक चलती रही। हर बार एक नया LOU बनता, पुराना चुकाने का दिखावा होता और उसी के नाम पर नया लोन जारी हो जाता। बैंक को पता ही नहीं चलता कि असली गारंटी तो कभी दी ही नहीं गई थी। यही वो जगह थी जहां सिस्टम उसके लिए काम करने लगा था, क्योंकि पीएनबी के अंदर कुछ बैठे ऑफिसर उसके इस खेल में साझेदार थे। पीएनबी के ब्रेडी हाउस ब्रांच में नीरव मोदी अकेला खेल नहीं खेल रहा था। उसके साथ वहाँ कुछ ऐसे ऑफिसर्स थे जिन्होंने अपना ईमान कुछ एक्स्ट्रा पैसों के लिए बेच दिया था। इन करप्ट ऑफिसर्स का रोल बहुत ही क्रूशियल था, क्योंकि बिना इसके नीरव न तो सिस्टम बाईपास कर सकता था और न ही इतने बड़े स्केल पर LOU जारी हो पाती। और ऐसा नहीं है कि जो ऑफिसर इन सब में शामिल थे उन्हें पता नहीं था कि वो कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, लेकिन हर LOU जारी होने पर मिलने वाला कमीशन इतना भारी था कि उन्होंने सारी एथिक्स को एक तरफ रख दी। और यही वजह थी कि सालों साल तक ये धोखाधड़ी कभी पकड़ी ही नहीं गई। लेकिन 2018 की शुरुआत में पहली बार सिस्टम के अंदर एक बहुत ही छोटा सा मिसमैच दिखाई दिया। वो मिसमैच जिसने इंडिया के सबसे बड़े बैंकिंग स्कैम का पर्दाफाश कर दिया। एक दिन बैंक की नई मैनेजर ने नीरव मोदी की कंपनी के डॉक्यूमेंट को डिटेल में वेरीफाई करना शुरू किया। कोर बैंकिंग सिस्टम में कोई आउटस्टैंडिंग लोन नहीं, कोई पेंडिंग LOU नहीं, कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस भी नहीं, सब कुछ जीरो, जैसे क्लाइंट सालों से एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रहा हो। लेकिन ये मैनेजर रूटीन ऑडिट के तहत सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और फिजिकल फाइल्स भी चेक कर रहा था। और यही कहानी ने अचानक मोड़ लिया। CBS रिकॉर्ड साफ सुथरे थे, लेकिन फिजिकल फाइल्स में एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था जो LOUs की गारंटीज को सपोर्ट करता हो। ना सिक्योरिटी का प्रूफ, ना मार्जिन मनी की एंट्री, ना अप्रूवल नोट्स। यही वो मूवमेंट था जहां पीएनबी को पहली बार शक हुआ कि ये कोई छोटा सा ग्लिच नहीं है, बल्कि अंदरूनी लेवल पर प्लान किया गया बहुत ही बड़ा फ्रॉड है। मैनेजर ने तुरंत हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट किया और जब ऑडिट टीम ने स्विफ्ट मैसेजेस और CBS एंट्रीज को क्रॉस चेक किया तो पता चला कि सालों से 100 करोड़ की LOUs जारी हो रहे हैं, लेकिन CBS में उनकी एंट्री मौजूद ही नहीं थी।
यही डिस्कवरी वो स्पार्क थी जिसने पूरे स्कैम की परतें खोलनी शुरू कर दी और इंडिया को एहसास हुआ कि नीरव मोदी ने बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक ऐसा डार्क टनल बना रखा था जो 11,300 करोड़ रुपए निकल चुका था। जैसे ही घोटाले की खबर बाहर फटी, पूरी सिस्टम हिल गई और उससे भी तेज नीरव मोदी और उसका पूरा परिवार रातों रात इंडिया से गायब हो गए। किसी को भनक तक नहीं लगी क्योंकि उसके पास पहले से ही इसके प्लान तैयार था। एयरपोर्ट सीसीटीवी में आखिरी फुटेज मिली जहां वो बड़े आराम से एक हांगकांग फ्लाइट में चल रहा था। कुछ ही दिनों में वो लंदन पहुंच चुका था और इंडिया में उसका साम्राज्य 5 स्टार डायमंड्स सिर्फ सील और जांच के बोर्ड में बदल गया। पीएनबी के कंप्लेन दर्ज करते ही सीबीआई ने उसके खिलाफ एफआईआर दाग दी। ईडी ने भारत में उसकी प्रॉपर्टीज, फ्लैट्स, फार्म हाउस, फिक्स डिपॉजिट और ज्वेलरी सीज करना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक असली मास्टरमाइंड लंदन की सड़कों पर ऐसे घूम रहा था जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। सीबीआई के रिपोर्ट के हिसाब से नीरव मोदी ने करीब 17,500 रुपए की मैसिव मनी लॉन्ड्रिंग की थी। पैसा घूमता रहा एक्सिस बैंक से हांगकांग, हांगकांग से दुबई, दुबई से उसकी सेल कंपनियों तक, एक इनविजिबल चैन जिसे पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन असली चोट कैसे लगी? ना पीएनबी के करप्ट ऑफिसर्स को, ना विदेशी बैंकों को, चोट लगी भारत के आम लोगों को। उनके टैक्स का पैसा एक ऐसी लग्जरी लाइफ में घुल गया जिसे नीरव मोदी बिजनेस एक्सपेंशन का नाम देता था। और यही उस स्कैम की सबसे कड़वी सच्चाई है। घोटाला 17,500 करोड़ का था, लेकिन नुकसान उससे कई गुना बड़ा था। टूट गया था भरोसा, भारतीय बैंकिंग सिस्टम झटका खा चुकी थी और लोगों को सिर्फ एक सवाल सताने लगा, क्या कोई नीरव मोदी सिस्टम से भी ऊपर हो सकता है? इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जो आदमी भारत को लूट कर भागा हो वो इतने ऐशो आराम से कैसे घूम सकता है? भारत ने तुरंत ब्रिटेन से उसका एक्सट्रेडिशन मांगा। मामला अदालत तक पहुंच गया, लेकिन नीरव के वकील हर सुनवाई में नया बहाना डाल देते। कभी हेल्थ खराब थी, कभी डिप्रेशन, कभी जेल में खतरा। कानूनी चाल इतनी लंबी चली कि केस सालों तक लटका रहा। लेकिन दिसंबर 2022 में ब्रिटेन की अदालत ने साफ कहा, हाँ नीरव मोदी को भारत भेजा जा सकता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। अगले ही हफ्ते उसके वकील ने नया पत्ता फेंका कि नीरव मोदी पॉलिटिकल असाइलम यानी कि राजनीतिक शरण मांग रहा है। अगर वो शरण ले लेता है तो उसे वापस लाना और भी मुश्किल हो जाएगा। यानी खेल अब सिर्फ कानूनी नहीं, पूरी तरह से राजनीतिक चेस बोर्ड बन चुका था। 2019 से 2024 के बीच केस बार बार टलता रहा। हर बार नई याचिकाएं, नई बहाने, नई तारीखें। लेकिन एक बात नहीं बदली, नीरव मोदी अभी भी भारत के बाहर था और करोड़ों लोगों को अभी भी जवाब नहीं मिला था। इतने साल बीतने के बाद भी न पैसा पूरा वापस आया, न न्याय पूरा मिला। इसी बीच बैंकों ने लगभग 1.57 लाख करोड़ रुपए के अन्य खराब कर्ज राइट ऑफ कर दिए। यानी बड़े उद्योगपतियों पर नरमी और आम आदमी पर सख्ती। यही असली एक्सपोज है। सिस्टम अमीरों के लिए सॉफ्ट होता है और गरीबों पर कड़ा। आज नीरव मोदी लंदन की जेल में बंद है। उसके अंतिम एक्सट्राडिशन पर अदालत की मुहर बाकी है। हर सुनवाई में उसका वकील कोई नया चाल चल देता है ताकि फैसला और देर से आए। और इधर भारत में लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या कानून हर किसी के लिए बराबर है या फिर ताकत, पैसा और पहुंच न्याय को भी मोड़ देता है? नीरव मोदी अब सिर्फ एक भगोड़ा नहीं बल्कि सिस्टम की कमजोरी का एक चेहरा बन चुका है, जो याद दिलाता है कि जिसे कभी देश का गौरव कहा गया वो असल में जनता के पैसों पर बना साम्राज्य था। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी है, क्या नीरव मोदी कभी भारत लौटेगा? क्या देश अपने खोए अरबों वापस पाएगा या फिर ये केस भी एक दिन फाइलों की धूल में दफन हो जाएगा? आपको क्या लगता है? कॉमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए द एक्सप्लोर।